जब हमारा राष्ट्रगीत बजता है, ठीक है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कुछ कहीं भी स्थान हो या किसी भी पावन अवसर पर, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कुछ महान अवसर हो, उस दिन अगर हमारा राष्ट्रगान बजता है तो वो मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत एक सर्वश्रेष्ठ देश है। ठीक है, भारत के सभी लोग एकजुट हैं, या एक समानता का प्रतीक देता है, एक हौसला देता है पूरे भारत को। इसकी रचना, ठीक है, इसकी रचना इन्होंने की थी, जिनको कवियों का कवि कहा जाता है, महान रचनाकार रहे हैं, महान उपन्यासकार रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जिन्होंने दी थी। ठीक है, जिनकी रचनाओं में से एक रचना हमारे देश का राष्ट्रगान बना, उनकी एक रचना और बंगाल का राष्ट्रगान बनी, अमार सोनार बांग्ला के नाम से। ठीक है, एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी थे। जी हाँ, आज अपन बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, वैसे आपने इनका नाम, मैं श्योर कह सकता हूँ कि आपने पक्का सुना होगा। ठीक है, ये एक महान कवि थे, साहित्यकार थे। आज इनके जीवन पे थोड़ी बात करेंगे। वैसे तो इनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, इतने महान व्यक्ति थे। इनके बारे में आप भले किताब लिख सकते हो, इतनी बड़ी इनकी जो बायोग्राफी है, इनकी जीवनी है, लेकिन अपन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव को लेके इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बात करें। कैसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता, उसका भी पीछे काफ़ी रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन पहले इनके जीवन के बारे में थोड़ा। इनका जन्म होता है 7 मई 1861 को, कोलकाता में इनका जन्म होता है, बंगाल कोलकाता में। ठीक है, और पिता का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर और इनकी माता का नाम था शारदा देवी। ठीक है, और इनकी जो पत्नी थी, इनका नाम था मृणालिनी देवी। कलकत्ता में इनका जन्म होता है और इनका परिवार काफ़ी समृद्ध परिवार था। ठीक है, इनके इनके दादाजी, इनके पिताजी बिल्कुल रईस परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी के ये 13 संतानें थी, उसमें से 13वीं संतान थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनके 13वीं संतान थी। इनके जो सबसे बड़े भाई थे द्विजेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, वो भी महान दार्शनिक थे और कवि भी थे। इनकी बहन स्वर्ण कुमारी, ठीक है, एक महान उपन्यासकार थी, कवियत्री थी। ठीक है, और इनके जो भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, इनका नाम आपने सुना होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में यूरोपियन सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इनका परिवार न समृद्ध ही नहीं बल्कि शिक्षित परिवार भी था। और रविंद्रनाथ टैगोर ज़्यादा औपचारिक शिक्षा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, और वो उनका शिक्षण का एक अलग ही मतलब था, एक अलग ही अर्थ था। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान और उसके जो दोस्त होते हैं दो, उनको वो बार बार यही समझाता है, और पूरी एजुकेशन में और पूरी फिल्म में उनका समझाने का एक ही तात्पर्य है कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसमें वो रुचि रखता हो, जिसमें वो इच्छुक हो, जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को रख सके, या ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से कर सके, अपना बेस्ट दे सके, उस व्यक्ति को वही काम करना चाहिए, जिससे न केवल तरक्की कर पाएगा बल्कि अपना जीवन में वो बहुत आगे बढ़ पाएगा। यही बात इनका कहना है कि इनके हिसाब से शिक्षण की परिभाषा एक ही है, जिज्ञासा। ठीक है, ये इनका कहना था। और इन्होंने बचपन से ही और साहित्य में इनकी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। अगर अपन इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो इनकी आरंभिक शिक्षा तो सेंट जेवियर स्कूल से हुई थी। ठीक है, और फिर इनके पिताजी इनको इंग्लैंड भेज देते हैं कानून की पढ़ाई करने के लिए 1878 के अंदर। ठीक है, और इनका नाम लिखवाया जाता है ब्रिजस्टोन पब्लिक स्कूल में, इनका नाम लिखवाया जाता है, और उसके बाद लंदन विश्वविद्यालय में कानून की अध्ययन के लिए जाते हैं। लेकिन इनको रुचि ज़्यादा होती है साहित्य के अंदर, पर ये कानून की पढ़ाई करते हैं, लेकिन फाइनली 1880 के अंदर वापस स्वदेश लौट जाते हैं, और पूरी कंप्लीट कानून की पढ़ाई करते नहीं है, उससे पहले स्वदेश लौट जाते हैं 1880 के अंदर। और 1883 के अंदर इनके पिताजी इनकी शादी करवा देते हैं मृणालिनी देवी से। ठीक है, 1883 के अंदर इनका विवाह करवा दिया जाता है।
अब बात करते हैं इनके साहित्यिक जीवन के बारे में, ठीक है। इन्होंने अपनी प्रथम कविता लिखी थी 8 साल की उम्र में, ठीक है। अपनी प्रथम कविता इन्होंने लिख दी थी और 1877 के अंदर, ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी पहली कविता प्रकाशित भी कर दी थी। जी हाँ, ये इनका इतनी रुचि थी साहित्य के अंदर कि इन्होंने बचपन से ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी, ठीक है। और अगर इनको जो नोबेल प्राइज की बात करें तो वो गीतांजलि कविता के लिए मिला था। इनके 2230 के आसपास इन्होंने गीतों की रचना की थी, ठीक है। और ये सारे रचनाएं बंगाली भाषा में थी। लेकिन जब ये करीब 50-55 साल तक तो इनकी जो रचनाएं हैं वो बंगाल या आसपास के क्षेत्र में सीमित थी। लेकिन जब इनकी जो विश्व में जब इनको ख्याति मिलती है वो मिलती है गीतांजलि कविता के बाद। इसके पीछे भी रोचक तथ्य है कि ये कैसे कविता इतनी विख्यात होती है और कैसे इनको नोबेल प्राइज मिलता। तो मैं आपको वो थोड़ी वो बताता हूँ हुआ क्या था। जब ये अपने लड़के के साथ, ठीक है, समुद्री मार्ग से ब्रिटेन जा रहे थे तो सफ़र को कैसे जैसे सफ़र को निकाल ले, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो गीतांजलि है उस कविता का इंग्लिश में अनुवाद करते हैं एक बुक के अंदर, ठीक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं गीतांजलि का। और जब ये गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो उसके बाद इनके जो एक मित्र होते हैं इंग्लैंड में, ठीक है, वो इसको पढ़ते हैं। उनका नाम होता है रॉबर्टसन, ठीक है, रॉबर्टसन इनका नाम होता है। वो भी कवि मित्र होते हैं इनके। ये जब इस गीतांजलि को इंग्लिश से ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो उनको काफ़ी पसंद आती है। और वो अपने एक और दोस्त जिनका नाम था W.B. ईस्ट, ठीक है, W.B. ईस्ट उनका नाम तो आते हैं, या उनको एक ये बुक देते हैं कि आप इनको पढ़िए, तो उनको भी काफ़ी पसंद आती है। क्या करते हैं कि इसकी प्रस्तावना होती है ना गीतांजलि की, इस प्रस्तावना को वो खुद लिखते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कविता प्रकाशित करने के लिए या नोबेल प्राइज के लिए लिखी, इसलिए नहीं। इन्होंने अपने हिसाब से बस ऐसे ही सफ़र को तय करने के हिसाब से लिखी थी कि कैसे से इनका वक्त निकल जाए। उसके लिए इन्होंने गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। लेकिन 1910 के अंदर ये इंडियन सोसाइटी के माध्यम से इसकी कुछ प्रतियां या जो इनकी जो कॉपीज़ होती हैं, इनकी कॉपीज़ निकाली जाती है और बांटी जाती है। जो इनके जो कवि होते हैं, लेखक, उनको दी जाती है, तो उनको काफ़ी पसंद करते हैं। और फाइनली 1913 के अंदर ये काफ़ी प्रसिद्ध हो जाती है, काफ़ी विख्यात हो जाती है, जिसके बाद इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। साहित्य में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और ये ऐसे पहले व्यक्ति होते हैं एशिया के अंदर और गैर यूरोपीय व्यक्ति होते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है साहित्य के लिए। तो एक ऐसा तथ्य भी था। अब 1915 के अंदर राजा जॉर्ज पंचम गुरुदेव को नाइटहुड की उपाधि भी देते हैं, ठीक है। और ये 1919 से जलियांवाला हत्याकांड के बाद ये अपनी उपाधि को वापस लौटा देते हैं और कड़ा विरोध भी करते हैं अंग्रेजों का ये अपने कविताओं के माध्यम से। लेकिन 1921 के अंदर इन्होंने शांति निकेतन, जो कि बंगाल में एक स्थान है, वहाँ पे विश्व भारती की स्थापना करते हैं, ठीक है। उस वक्त जब ये विश्व भारती की स्थापना करते हैं तो केवल 5 स्टूडेंट इनके विद्यालय में होते हैं, जिसमें एक इनका लड़का शामिल होता है। लेकिन जब 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को इनके विद्यालय को दर्जा मिलता है, उसके बाद से आज करीब इस विद्यालय में 6000 छात्र अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जो टैगोर जी है उनका कहना था कि मानवतावाद, ठीक है, मानवतावाद को वो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि रखते थे बजाय राष्ट्रवाद के, ठीक है। गांधी जी और जो टैगोर जी हैं इनके बीच में हमेशा ये वैचारिक मतभेद रहा राष्ट्रवाद और मानवतावाद को लेके। मानवतावाद को सर्वोपरि रखते थे टैगोर, और गांधी जी राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखते थे। उनका मानना था कि अगर मानवतावाद वास्तव में एक व्यक्ति में है तो राष्ट्रवाद की भावनाओं की कुछ आवश्यकता ही नहीं है, सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं है, सारे देश एक परिवार है। लेकिन राष्ट्रवाद की भावनाएं देशों की सीमाएं बनाती है, उन लोगों को अलग करती है, ठीक है। ये उनका कहना था, जो कि उनके नॉर्मली वैचारिक मतभेद थे। बल्कि टैगोर जी ने तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि भी दी थी। अगर अपन बात करें गीतांजलि, तो गीतांजलि शब्द का अर्थ होता है गीतों का उपहार, ठीक है। ये इस शब्द का अर्थ होता है। ये 1910 में प्रकाशित हुई थी और 1913 के अंदर, ठीक है, 1913 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के लिए। अब टैगोर जी ने वो 1878 से लेके 1932 तक 30 देशों की यात्रा करते हैं, ठीक है। और उनमें से एक जर्मनी भी था, ठीक है। 1930 के अंदर टैगोर जी मिलते हैं किससे,
अल्बर्ट आइंस्टीन से मिलते हैं। ठीक है, अब अल्बर्ट आइंस्टीन भी नोबेल पुरस्कार विजेता थे और ये भी नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनका दोनों का फील्ड अलग था। इस टैगोर जी को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है और उनको फिजिक्स के लिए। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को मिलता है 1921 में नोबेल पुरस्कार। उसी के साथ टैगोर जी अंतिम यात्रा सिलोन देश की करते हैं। अब सिलोन देश कौन है? सिलोन कोई दूसरा नहीं है, सिलोन श्रीलंका का ही प्राचीन नाम है और 1972 में बदलकर इसका नाम लंका कर दिया गया था सिलोन का। और 1978 में, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1978 में श्री लगा दिया गया सम्मानपूर्वक। तब 1978 के बाद ये श्रीलंका हो गया था। ठीक है, और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है वो गोटबाया राजपक्षे हैं और जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री है वो है महिंद्रा राजपक्षे। और फिर फाइनली 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में इनका निधन हो जाता है। और ये इनके जीवन के बारे में एक छोटा सा वीडियो था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे सभी के पास ज्ञान की बात पहुंच सके।